नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बात पर। तो दोस्तों, आपको पिछली वीडियो हमने वर्णमाला के बारे में बताया था, जिसमें से कुछ पार्ट हमने पहली वीडियो में बताया और कुछ पार्ट आपका इसमें बताएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या होता है और बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि मित्रों, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका दोस्तों, तो सबसे पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बताया था कि व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 33 होती है, और 33 को हम अगर बांटेंगे तो किस प्रकार बांटेंगे वो दोस्तों देखिए। तो 33 को हम बांटेंगे 2, 9 और 22। 2, 9 और 22 को हम बांटेंगे तो 22 और 2 24 और 9 33। इस प्रकार हम व्यंजनों को बांटेंगे, जिसमें से आपकी दो। अब इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि हिंदी भाषा में आपने देखा होगा, इसको समझने से पहले हम एक आपको पहले बात समझाएंगे कि आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा में एक लाइन ये वाली होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो वाली लाइन होती है हिंदी भाषा में, इसको हम सिरे के ऊपर लगाते हैं और इसको हम बोलते हैं सिरोरेखा। इसको हम बोलते हैं सिरोरेखा। और एक होती है आपकी खड़ी। एक रेखा आपकी होती है खड़ी, जिसे हम बोलते हैं खड़ी पाई। जिसे हम बोलते हैं खड़ी पाई। तो दोस्तों, सिरोरेखा और खड़ी पाई किस प्रकार लगाई जाती है और इनको लगाने का मकसद क्या होता है, तो आपको हम बताएंगे कि जो आपके जो दो ये व्यंजन हैं, ये हिंदी भाषा में केवल ऐसे दो व्यंजन हैं जिनको हम खड़ी पाई के सीमा, जो खड़ी पाई से पार सीमा इसकी होती है। केवल हिंदी भाषा में ऐसे दो शब्द हैं, वो हैं आपके क और फ। ऐसे आपके दो शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसकी हम खड़ी रेखा से सीमा को बाहर करते हैं। जैसे आपके क में आपका ये वाला आपकी जो खड़ी पाई है, और ये वाला जो पार्ट निकल रहा है, ये आपकी खड़ी पाई से बाहर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम का को और फा को इसी तरह आधा क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो खड़ी पाई से जो हिस्सा पार जाता है या इसकी सीमा को जो पार करता है, हम उनको इसी प्रकार आधा लिखते हैं। तो का की आपने देखा होगा कि ये वो खड़ी पाई से ये वाला हिस्सा आगे जा रहा, तो इसको हम आधा कट कर देंगे और ये आपका आधा का हो जाएगा। इसी प्रकार आपका फ में जाता है, फ में से इतना कट कर देंगे और ये फ हो जाएगा आधा। दोस्तों, उदाहरण में आप देखोगे तो एक लफ्ज उदाहरण लिया है, लफ्ज। तो लफ्ज में हमने आधा फ, क्योंकि सिर्फ पाई जो खड़ी पाई है उससे उधर जा रहा, तो हम इसको आधा लिखेंगे और लफ्ज को हम इस तरह लिख देंगे। इस प्रकार रहता कुकुर। और भी होते हैं उदाहरण जिसमें हम आधा का आधा फा का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है जो नौ जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो नीचे की तरफ लोटनिक जो नीचे की तरफ लोटनिक लोटनिक यानी घुमावदार हों, जो नीचे की तरफ घुमावदार होते हैं, उन्हें हम नौ व्यंजन वो होते हैं जो जिन्हें हम, हाँ, इनके नीचे हलंत लगाकर जिनको आधा लिखते हैं हम। ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिन्हें हम हलंत लगाकर आधा लिखते हैं, वो घुमावदार होते हैं। जैसे हम बताएं कि आपको ड या अंग, छ, ट, फ, ड, ढ, द, र, ह, ये आपके ऐसे नौ व्यंजन हैं जिन्हें हम आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत का यूज करते हैं। तो हलंत लगाकर इनको हम आधा लिखते हैं। तो जैसे हमने ड है, इसके नीचे हलंत लगा दिया, तो ये हमारा आधा व्यंजन हो जाएगा। छ है, इसके नीचे आधा हलंत लगा देंगे। ट है, ट ट है, ट के नीचे व्यंजन लगा देंगे। एक सेकंड, आवाज शायद
गायब हो गई है आवाज। तो दोस्तों फिर उसके बाद ठ आता है, और ठ के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा रूप ठ का हो जाएगा। और इसी प्रकार हम ड के नीचे हलंत लगा देंगे तो ड का आधा रूप हो जाएगा। ढ के नीचे हलंत लगा देंगे तो ढ का आधा रूप हो जाएगा। और द के नीचे हम आधा रूप लगा देंगे तो द का आधा रूप हो जाएगा। र के नीचे लगा देंगे तो र हो जाएगा, और ह के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा ह हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि जैसे हमने कोई आ, शब्द लिया, जैसे हिंदी। अब आपसे एक बात पूछूं, जैसे हिंदी मैंने शब्द लिया, एक हिंदी मैंने इस प्रकार लिखा और एक हिंदी मैंने इस प्रकार लिखा। तो ये आपकी ये वाली हिंदी सही है या ये वाली हिंदी सही है? तो दोस्तों बताओ कि इनमें से आपकी कौन सी हिंदी सही लिख रही है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो बिंदु हैं, ये जो अनुस्वार है, इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। अभी मैं जब तक 22 व्यंजनों के बारे में बताता हूँ। तो 22 जो व्यंजन होते हैं उनमें आपकी जो खड़ी पाई, जो 22 व्यंजन जो होते हैं वो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं वो जैसे कि ख, ग, घ, च, ज, ज है, इया का पार नहीं करता, त को पार नहीं करता, थ में पार नहीं करता, ध में, न में, प, ब, भ, म, य, ल, व, स, ण, ड़। इनमें आपकी खड़ी खड़ी पाई को पार नहीं करता। देखिए जैसे मैंने लिखा ख, तो ख आपकी खड़ी पाई यहीं पे खत्म। जैसे मैंने लिखा ग, तो ग में खड़ी पाई खत्म। च में यहीं खत्म। और ये आपकी जो ऊपर लग रही है ये वाली, ये आपकी शिरोरेखा है। हालांकि हर व्यंजन में, प्रत्येक व्यंजन में शिरोरेखा और खड़ी पाई दोनों नहीं आते हैं। केवल कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे वर्ण हैं, अक्षर हैं जिनमें केवल या तो शिरोरेखा ही आती है, लेकिन शिरोरेखा के साथ खड़ी पाई नहीं आती है। प्रत्येक शब्द में नहीं आ सकती है, इसलिए आपको इसमें हर व्यंजन के बारे में बताया कि कुछ ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं आती है, केवल शिरोरेखा तो हर एक में आएगी, लेकिन खड़ी पाई ऐसी हैं जिनमें नहीं आती है। जैसे मैंने बताया जो 9 व्यंजन हैं जो घुमावदार होते हैं उनमें खड़ी पाई नहीं आती है। अब इनको हम आधा कैसे लिखेंगे? जो जो मेन 22 व्यंजन हैं इनको आधा कैसे लिखेंगे, यानी जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं उनको आधा कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा ख और ग, अगर इसमें से हम खड़ी पाई को हटा दें तो इनका आधा रूप बन जाएगा। जैसे मैंने ख लिखा है और ख में से, इस ख में से मैं खड़ी पाई को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा ख, तो ये ख का आधा रूप हो जाएगा। इसी प्रकार मैं लिखूं ग, ग में से मैंने आधा ये खड़ी पाई हटा दी तो इसका आधा रूप आपका ये बन जाएगा। यानी कि इसमें से हम जो आधा लिखने के लिए इसमें से हम खड़ी पाई को हटा देते हैं। और एक बात तो आपको पता ही होगा कि स्वर को हम आधा नहीं लिख सकते। आप नोट करके लिख लीजिएगा कि स्वर को तो हम आधा लिखा ही नहीं जा सकता, केवल व्यंजनों को हम आधा रूप लिख सकते हैं। और आधा रूप जो शुद्ध रूप होता है वो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ विस्तार से, तो आप पढ़िएगा कि आधा रूप हम किस किस वर्ड को किस प्रकार लिख सकते हैं, किस किस अक्षर को किस प्रकार लिख सकते हैं, वो देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ बिंदु। जैसे मैंने आपको बताया शिरोरेखा और खड़ी पाई, तो हम बिंदु लगाने का तरीका देखेंगे कि बिंदु किस वर्ण में और किस शब्द में कैसे लगाया जाता है, और फिर उनका आधा रूप बनाने के लिए हम कैसे उनका प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया शिरारेख, 4 तरह के बिंदु होते हैं। एक तो ऊपर लगता है शिरोरेखा के, और एक खड़ी पाई के पार लगता है, और एक खड़ी पाई से पहले लगता है, शब्द से पहले लगता है, और एक लगता है नीचे, एक नीचे लगता है। अब बता दें कि बिंदु लगाने का तरीका। तो दोस्तों बता दें कि सबसे पहले आता है आपका खड़ी पाई में, खड़ी पाई के
पार बिंदु लगाने का तरीका। तो हिंदी भाषा में केवल एक ही ऐसा वर्ण है, एक ही केवल ऐसा अक्षर है जो हमारे खड़ी पाई से पार बिंदु लगता है, वो है आपका अय, अंग। आपकी केवल हिंदी भाषा का एक वर्ण ऐसा है जिसके हम खड़ी पाई से पार बिंदु लगाते हैं, जिसे हम पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं वो देखिए, आपने देखा होगा क, ख, ग, घ, ऐंग। तो दोस्तों बता दें कि 1 2 3 4 5, तो इसका नंबर कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पंचमा अक्षर। 5वें नंबर पर आता है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। दूसरी बात करेंगे तो खड़ी पाई से पहले, जो खड़ी पाई से पहले बिंदु लगता है उसे हम बोलते हैं नुक्ता। और नुक्ता क्या होता है? जैसे हमने लिखा क, ख, ग, ज और फ। अगर हम इसमें इनसे पहले बिंदु लगाएंगे, जैसे हम लगाएंगे क में इस जगह, फ में लगाएंगे हम इस जगह, ज में लगाएंगे हम इस तरह, तो ये उन वर्डों में लगाया जाता है जो अरबी और फारसी के शब्द होते हैं। जो अरबी और फारसी के शब्द होते हैं उनमें हम खड़ी पाई से पहले बिंदु का यूज करते हैं। तो दोस्तों बता दें एक आपका प्रचलित उदाहरण आपने सबने सुना होगा, जो प्रचलित उदाहरण है ज से जिंदगी, जिंदगी अरबी फारसी शब्द है। तो जिंदगी में हम ज को जो बिंदु लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? इस जगह। प्रचलित उदाहरण है, आपको पता होगा अरबी और फारसी शब्दों में हम इसका नुक्ता का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाने का तरीका, जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार। जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जैसे हम बोलते हैं मंगल, पंप, आडंबर, शंख, शंकर। तो अनुस्वार वाले शब्द, जैसे मैंने लिखा है यहां पे पंप। अब पंप है ये, पंप मैंने लिखा इस तरह। अब इसको हम अनुस्वार को हटाएं, इसमें से हम ये पंप है, आडंबर है, हलंत है, शंकर है, दंड है, मंगल है और शंख है। अगर इनमें से हम अनुस्वार को हटाएं और इनका अनुस्वार की जगह दूसरा आधा अक्षर लिख करके इनको दूसरा अन्य नाम दें, अन्य नाम दें, तो वो किस प्रकार देंगे? तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि जैसे क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म। मैंने आपको बताया था ये कल, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। देखिए आपको फिर एक बार मैं बताता हूं कि क, क, ख, ग, घ, ऐ, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ड, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये मैंने आपको बताए थे कल व्यंजन। तो दोस्तों बताएं थे कि जैसे अब हमें लिखना है पंप का अनुस्वार हटा करके, तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया, आपको बता दूं कि इसकी एक जो मूल विधि होती है वो बताता हूँ कि हाँ इसकी एक मूल विधि क्या है। जैसे मैंने लिखा पंप, मैंने लिखा इसका पंप।
अब पंप से मुझे ये अनुस्वार हटाना है, तो क्या हटाएंगे, तो हम इसको एक तरीके से देखेंगे, अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर लिख रहा है, तो उसी का हम उसमें से पांचवा अक्षर लेंगे। तो इसमें अनुस्वार के बाद आपका लिख रहा है पंप, प, तो प वाली लाइन में हम जाएंगे, तो प आपकी किस में है, इस वाली में, और इसका पांचवा अक्षर, सॉरी लास्ट वाला जो अक्षर है पांचवा, वो कौन सा है, म। तो आप में म, तो वही जो पांचवा अक्षर होगा उसी का हम आधा रूप ले लेंगे और अनुस्वार को हटा करके क्या कर देंगे, पंप, उसी का आधा रूप हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पंप। हालांकि आपका ये भी सही है और ये भी सही है, आप इसको गलत नहीं बोल सकते ना, इसको गलत बोल सकते हैं। और मैंने आपको भी एक उदाहरण दिया था ऊपर, हिंदी वाला। तो दोस्तों बता दें कि इसमें ये आधा न क्यों आया है, आप इसको सही बोल सकते हैं, इसको सही बोल सकते हैं। तो दोस्तों बता दें कि आप इन दोनों को ही सही बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसका अन्य नाम है। हिंदी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हम इसको आधा न, अनुस्वार को हटा करके आधा न क्यों लिखें, क्यों लिखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है, द, और द कौन से में आता है, द आ रहा है आपके इस वाली, अब इस वाली में आ रहा है, तो इसका पांचवा अक्षर क्या है, तो द वाली में आपका पांचवा अक्षर है न, और न का आधा रूप क्या हो जाएगा, न का आधा रूप आपका हो गया ये। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हिंदी में से अनुस्वार को हटाने के बाद इसका हिंदी को हम इस तरह भी लिखते हैं। तो मैंने अनुस्वार हटाया और लास्ट वाला अक्षर इसमें आधा लिख दिया, तो ये हो गया हिंदी। ये इसका अन्य नाम है। दोनों ही आपकी हिंदी सही मानी जाएंगी। अब इसके बाद आता है आपका आडंबर। आडंबर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो दोस्तों आडंबर, आडंबर में आपका अनुस्वार लग रहा है ड पे, और अनुस्वार के बाद कौन सा लेटर है आपका, ब। अब ब कौन से में आता है, तो यहां से देखिए ब, और इसका लास्ट वाला पांचवा अक्षर क्या है, म। तो सीधा है कि आडंबर का, आडंबर इस प्रकार लिखा हुआ है, और अनुस्वार के बाद आपका ब लिख रहा है, और ब आपके बाद ब में आपका कौन सा है, पांचवा म। तो इसको हम लिख सकते हैं आडंबर, आडंबर। तो इसका आधा रूप म का आधा रूप हो जाएगा। अर्थात जिनमें आपका अनुस्वार लग रहा है और अनुस्वार के बाद जो भी अक्षर उसके बाद आ रहा है उसका हम लास्ट वाला रूप इसमें से लेते हैं और उसी का हम आधा रूप बना देते हैं। अब आपका एक उदाहरण होगा मंगल। मंगल मैंने उदाहरण दे रखा है वहां पे आपका, तो आप मंगल को कैसे लिखेंगे, तो मंगल में आपने देखा कि म पे लग रहा है अनुस्वार, और म के बाद आपका क्या है, ग। और ग हम देखेंगे तो कौन सी वाले में, पहले वाले में, क ख ग घ अण, अण। तो आपका इसमें क्या आ रहा है, अण। तो आप इसमें बताइए कि या क्या ये वाला सही है, क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या ये सही है, या फिर मैं इसे इस प्रकार लिखूं, तो इनमें से कौन सा सही है, बताएं। दोस्तों मैंने म को बताया कि अनुस्वार के बाद जो लेटर होता है उसका हम लास्ट वाला जो पांचवा अक्षर होता है उसका आधा रूप लिखते हैं। तो म में क्या है, अनुस्वार के बाद ग, और ग वाले में आपका क्या है, अण, अण, अणा है। तो अणा का मैंने आपको बताया था आधा रूप, अगर आपने ध्यान दिया हो, अणा का आधा रूप। तो ण कौन से में आता है, ण आपका आता है जो मैंने बताए थे आपको नौ व्यंजन, और नौ व्यंजन में ण आपको मैंने बताया था आधा रूप लिखने का तरीका। तो आधा रूप हम किस तरह लिखते हैं ण का, तो आधा रूप हम हलंत को लगा करके, व्यंजन में हलंत लगा करके हम उसका आधा रूप लिखते हैं। और आधा रूप लगाने के लिए हमने ण के नीचे ण के नीचे, अण के नीचे
हलंत लगा दिया तो ये इसका आधा रूप हो गया। और मैंने बताया कि उसको लिखने का, कि इसको हम अगर अनुस्वार को हटाएं और उसको लिखें तो हम उसका आधा रूप लिखते हैं। आधा रूप आपका, ये आपका पूर्ण रूप है और ये आपका आधा रूप है। तो आपका मंगल इस तरह लिखा जाएगा। आधा रूप आपका हलंत लगा करके हुआ है तो आपको इस तरह मंगल को लिखा जाएगा। इसी प्रकार आपका एक और उदाहरण है शंकर। शंकर है तो शंकर को आप किस तरह लिखेंगे? शंकर को आप लिखेंगे अनुसार के बाद क्या आ रहा है? क। और क आपका पहले वाले में ही है और क का क्या होगा? अण। तो क का अणा को लिखेंगे तो वही वाला हम इसके नीचे लगा देंगे अनुस्वार, वो सॉरी हलंत, और इसको लिख देंगे हम शंकर। तो आपका ये भी सही और ये भी आपका सही रूप माना जाएगा। अब इतना तो आप जान गए होंगे कि हम इसको अन्य नाम में किस तरह लिख सकते हैं, अनुस्वार को हटा करके अन्य नाम इसका हम किस तरह दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा, और भी मैंने इसमें उदाहरण लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको जो उदाहरण बताया आपको उसमें समझ आ गया। जैसे मैं लिखा है हलंत। अब हलंत को कैसे लिखेंगे? तो हलंत में आपने देखा है कि हलंत, हलंत में कहां लग रहा है अनुस्वार? ल के ऊपर। और अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है आपका? त। और त कौन से में आता है और उसका लास्ट वाला अक्षर क्या है? तो यहां से आप देख सकते हैं कि त आपका कौन से में आ रहा है? त थ द ध न। त थ द ध न। तो पंचम अक्षर आपका कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा आपका? न। तो न का आधा रूप ले लेंगे और क्या हो जाएगा? न का आधा रूप आपका, और न का आधा रूप आप इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हलंत। तो अनुस्वार को हटा करके आपका ये एन न इस तरह आधा लिखा जाएगा। तो हलंत का हो जाएगा हलंत। इसी प्रकार आपका दंड। अब दंड है, दंड पर आपका ड पे लग रहा है अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद कौन सा आ रहा है? ड। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो ड आपको देखना होगा उसमें कि कौन से अक्षर पर ड। तो आपका ड है इसमें, और लास्ट वाला क्या आ रहा है आपका? ण। ण आ रहा है। तो इसका आधा रूप क्या हो जाएगा? ये वाला और ड। तो ये इसका आपका दंड का अन्य नाम दंड हो गया। तो दोनों ही आपके ये सही रूप माने जाएंगे, ये भी सही रूप माना जाएगा और ये भी सही रूप माना जाएगा। आप इनको अन्य नाम दे सकते हैं। ये नहीं है कि पंप वाला ये गलत हो गया और आधा म लगा करके वो सही हो गया। तो आपका पंप ये वाला भी सही माना जाएगा, आपका ये भी माना जाएगा। आडंबर आपका ये भी और ये भी दोनों ही सही माने जाएंगे। और मैंने हिंदी का आपको उदाहरण दिया था, तो हिंदी को हम अनुस्वार वाला भी सही लिखते हैं और आधा न लगा कर भी उसको सही ही माना जाएगा। अब आता है आपका नीचे की तरफ बिंदु लगाना। सिरोरेखा और सिरोरेखा आगे खड़ी पाई, और खड़ी पाई के नीचे हम बिंदु लगाते हैं। वो आपका चौथा तरीका होता है जिसे हम उत्क्षिप्त या ताड़नजात द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब इसको लगाने के आपके 5 नियम होते हैं। 5 नियमों में आप उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होगा। 5 ऐसे नियम हैं जिनमें उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होगा। अब वो कौन कौन से नियम हैं वो आप यहां से देखिए। सबसे पहले आपका आता है कि किसी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। किसी शब्द के शुरुआत में उत्क्षिप्त नहीं होगा। तो आपको मैंने एक उदाहरण दिया है डमरू, एक मैंने दिया ढोलक, एक दिया मैंने ढक्कन। ढक्कन दिया है तो नीचे आपने देखा और ढ के नीचे हम लिखते हैं बिंदु लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ड के नीचे अभी हमने लिखा ढोलक ढक्कन, तो इसमें उत्क्षिप्त नहीं होगा, किसी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। तो ये शुरुआत में आपका ड आ रहा है, ढ आ रहा है और ड आ रहा है, तो इसके नीचे हम बिंदु नहीं लगाएंगे। दूसरा आता है आपका अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा। जो अंग्रेजी के शब्द हैं, रोड बोलते हैं ना, रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड, रिकॉर्ड, तो इसके नीचे नहीं आएगा। इसके बाद आता है आपका द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। तो द्वित्व व्यंजन है आपके, उनमें भी नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी। उपसर्ग यदि है तो प्रयोग नहीं होगा, उपसर्ग यदि है तो नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं लिखा निडर। उसके बाद आता है आपका ड ठ, यानी अगर आपके ड और ठ है कि इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार
हो तो इसका प्रयोग नहीं होगा। अगर ड और ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार है, ड के या तो पहले अनुस्वार है या ठ या ड के तुरंत बाद अनुस्वार है, तो हम इसका प्रयोग, इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आडंबर, एक उदाहरण है आपका आडंबर। तो आपने देखा है कि आडंबर के तुरंत पहले या तुरंत बाद यहां पे लग रहा है अनुस्वार। ऐसे ग्राउंड, ड से पहले अनुस्वार, तो इसमें प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल सरकारी भारत को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।